सारथी। संभल हिंसा में 4 की मौत, 12वीं तक के तक जिले में बाहरी व्यक्तियों के आने पर रोक, एसपी बोले उपद्रवियों पर लगेगा एनएसए। संसद का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा शुरू। अब आज 11 बजे से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 20 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। पीएम मोदी आईसीए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में भूटान पीएम दाशो शोरिंग टोबगे, फिजी प्रधानमंत्री भी रहेंगे शामिल। महाराष्ट्र में आज महायुति सीएम का ऐलान कर सकती है, 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। शरद पवार बोले योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से ध्रुवीकरण हुआ। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई आज लखनऊ हाईकोर्ट में, केंद्र जवाब दाखिल करेगा। मणिपुर में हिंसा, अगवा किए गए 3 मैतेई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक। 3 साल के बच्चे की सिर में गोली मारी, स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश रद्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी करेंगे सहकारिता गठबंधन का उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा शुरू। आपको बता दें, आज 11 बजे से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र में कई बिल पेश किए जाएंगे। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां से आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। और ये बड़ी जानकारी, जहां आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज 11 बजे से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और माना जा रहा है कि कई वो बिल हैं जिनको लेकर आज विपक्ष सत्ता पक्ष पर भड़कता नजर आएगा। अखिलेश जी, शीतकालीन सत्र आज 11 बजे से शुरू होगा। संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र की बैठकें, यानी राज्यसभा और लोकसभा में जब 11 बजे शुरू होगी, तो आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिल सकती है और विपक्ष हंगामेदार विरोध भी दर्ज करा सकता है। जब शीतकालीन सत्र की आज 11 बजे शुरुआत होगी, तो सरकार की तरफ से सत्र के अंदर जो सूचीबद्ध किए गए हैं उनकी एक सूची भी सभी को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही साथ जो नए सांसद चुनकर आए हैं उनको शपथ भी दिलाए जाने की प्रक्रिया की भी शुरुआत होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के तरफ से बताया गया कि सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर कुछ ऐसे मसौदे हैं जिन पर एक राय बनाए और आम राय बनाकर उन बिलों को संसद के दोनों सदनों में पास कराया जाए, ताकि हंगामा ना हो सके। हालांकि जो वक्फ बिल है उस पर हंगामा हो सकता है, सरकार उसको पास कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष उसमें एक राय है नहीं, इसलिए हंगामे के आसार हैं। उससे बड़ा और सबसे वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पहले से ही लटका हुआ है और सरकार लंबे समय से चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास और दोनों सदनों में इस पर मुहर लगे, ताकि आगे के चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर कराए जा सके। इसके अलावा
अडानी के मुद्दे पर आज संसद में हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष ने जिस तरह से पहले से ही इस मामले को लेकर कि अमेरिका में अडानी पर जो कार्रवाई की गई है, भारत में उसको क्यों नहीं कार्रवाई के तौर पर लिया गया या फिर जांच कोई क्यों नहीं की, और विपक्ष के तौर पर जेपीसी की मांग की जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि जब आज संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई जब दोनों सदनों में शुरू होगी तो उस दौरान विपक्ष का रवैया क्या रहेगा। क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष एक राय होकर सदन की कार्रवाई आज सुचारू रूप से चलाएंगे या फिर सदन की कार्रवाई आज विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये शीतकालीन सत्र बेहद हंगामेदार होगा, यही माना जा रहा है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। कई वो बिल होंगे जिनको लेकर आज विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, और यही कारण है कि शीतकालीन सत्र के बेहद हंगामेदार होने की उम्मीद है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां से आज संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज 11 बजे से ये विंटर सेशन शुरू होगा। देश की बात में अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां दूल्हे की नोटों की माला पर मारा झपट्टा। आपको बता दें, टाटा एस चालक ने माला पर मारा झपट्टा। आक्रोशित दूल्हे ने गाड़ी में चढ़कर ड्राइवर को रोका। नोटों की माला से एक नोट तोड़कर भाग रहा था ड्राइवर। ये अहम जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, जिसके बाद आक्रोशित दूल्हे ने गाड़ी में चढ़कर ड्राइवर को रोका। राहगीरों ने दूल्हे की वीडियो बनाकर वायरल की है। वीडियो में खिड़की के रास्ते अंदर घुसता भी देखा जा रहा है दूल्हा। ये मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चालक को दूल्हे और उसके परिजनों ने हाईवे पर जमकर पीटा। चालक ने किसी तरह माफी मांगकर अपनी जान बचाई है। परतापुर थाना क्षेत्र के हाईवे का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चालक ने किसी तरह माफी मांगकर अपनी जान बचाई। और परतापुर थाना क्षेत्र के हाईवे का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें दूल्हा खिड़की के जरिए अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके बाद चालक ने किसी तरह माफी मांगकर अपनी जान बचाई। और ये वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां परतापुर थाना क्षेत्र के हाईवे का ये वायरल वीडियो है, जिसमें इस घटना के बाद दूल्हा चालक को पीटता नजर आ रहा है, उसके परिजन भी पीटते नजर आ रहे हैं, और चालक ने माफी मांगकर अपनी जान बचाई। मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दूल्हे की नोटों की माला पर इस चालक ने झपट्टा मारा, जिसके बाद दूल्हे और उसके परिजनों ने चालक को पीटा। परतापुर थाना क्षेत्र के हाईवे का ये वायरल वीडियो है। मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चालक ने माफी मांगकर अपनी जान बचाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज से खुलेंगे बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेज। आपको बता दें, वायु की गुणवत्ता में सुधार के बाद डीएम ने यह फैसला लिया है और आज से बुलंदशहर में स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता दें, करीब एक सप्ताह से बंद थे बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेज। अब तक ग्रेड 4 में था जिला बुलंदशहर। आपको बता दें, स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया था, क्योंकि AQI लेवल बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, और उसके बाद अब उसमें सुधार के चलते डीएम की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है, जहां आज से बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेज खोलेंगे।
अब तक ग्रेड 4 में ये जिला बुलंदशहर आ रहा था और उसी को लेकर स्कूल और कॉलेज को बंद किया गया था। और अब ये जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज से बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वायु की गुणवत्ता में सुधार के बाद डीएम की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। करीब एक सप्ताह से बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेज बंद थे और वायु की गुणवत्ता में सुधार के चलते डीएम की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां आज से बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। यह अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां अब तक ग्रेड 4 में जिला बुलंदशहर आ रहा था, क्योंकि एक्यूआई लेवल बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा था। और अब वायु की गुणवत्ता में सुधार के चलते डीएम की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है और आज से बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। आपको बता दें, निरीक्षक उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। करीब 65 पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। निरीक्षक को अपराध शाखा से एसओजी की कमान सौंपी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां कई दिनों से एसओजी प्रभारी की कुर्सी चल रही थी खाली, और कानून व्यवस्था के मद्देनजर एसपी ने ये तबादला एक्सप्रेस चलाई, जिसके चलते कई निरीक्षक उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। कई लापरवाह पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजा गया, कई पुलिसकर्मियों को तैनाती दी गई। ये बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां कई लापरवाह पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजा गया और साथ ही कई पुलिसकर्मियों को नई तैनाती भी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। निरीक्षक उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, और करीब 65 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां निरीक्षक को अपराध शाखा से एसओजी की कमान सौंपी गई। कई दिनों से एसओजी प्रभारी की कुर्सी खाली चल रही थी, और आपको बता दें, कानून व्यवस्था के मद्देनजर एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। और इसी के साथ कई लापरवाह पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजा, और साथ ही कई पुलिसकर्मियों की नई तैनाती भी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। निरीक्षक उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। करीब 65 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां कई पुलिसकर्मियों की नई तैनाती हुई और साथ ही कई लापरवाह पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजा गया है। तो ये रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कानून व्यवस्था के मद्देनजर एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। कई लापरवाह पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजा, और साथ ही कई पुलिसकर्मियों की नई तैनाती भी की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। आपको बता दें, करीब 65 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का, और अब खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं। हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हरदोई में हुआ भीषण सड़क हादसा। बारात से लौट रही बोलेरो व बस में टक्कर हुई। भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, तो वहीं हादसे में 4 लोग घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, बारात से वापस लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है इस हादसे का, और घायलों को तत्काल इलाज की व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां हरदोई में हुआ भीषण सड़क
हादसा और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है। हादसे में 4 लोग घायल हुए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बारात से वापस लौट रहे थे ये सभी लोग और उसी दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है। आपको बता दें, सीएम योगी ने घायलों को तत्काल इलाज की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हरदोई में हुआ भीषण सड़क हादसा। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां सपा का 10 वर्षों में चुनावों में बुरा हाल। साल 2012 में सपा सत्ता से बाहर। सपा के बाहर आने के बाद हर चुनाव में बुरा हाल। बसपा का वोट बैंक 25% से घटकर 7% हुआ। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी का 10 वर्षों में चुनावों में बुरा हाल। साल 2012 में सपा सत्ता से बाहर। सपा के बाहर आने के बाद हर चुनाव में बुरा हाल। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी का 10 वर्षों में चुनावों में बुरा हाल। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हैं। संदीप जी, जिस तरीके से ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, ये रिपोर्ट आ रही है कि समाजवादी पार्टी और साथ ही बसपा का भी आंकड़ा लगातार जनाधार कम हो रहा है, क्या कुछ जानकारी संदीप जी? बिल्कुल, देखिए तन्वी, जिस तरीके से हम बीएसपी की अगर बात करते हैं और पिछले 10 वर्षों के चुनावों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे एक बुरा हाल देखने को मिला है। वजह साफ है कि 2012 के बाद से अगर बात करें सत्ता में, जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी को वो समर्थन नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था। यानी कि कहीं न कहीं उनके जो वोट बैंक है, उनका कैडर है, वो कहीं न कहीं खिसकता हुआ नजर आया है। 2012 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 25.91% वोट ही मिला था उनको। इसके बाद से लगातार ग्राफ जो है वो घटता चला गया। साथ ही 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ में जब लोकसभा चुनाव में जब उनका समझौता हुआ था तो वहां पे जरूर उनको पास में 9 सीटें निकल के आई थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके बाद से अगर हम उनके वोट बैंक की अगर बात करते हैं तो वो वोट बैंक जो है खिसकता हुआ नजर आया है। फिर चाहे हम 2014 के चुनाव की हम बात कर लें, फिर चाहे 2019 के चुनाव की बात कर लें, 2017 के चुनाव की बात कर लें, या हम 2022 के चुनाव की बात कर लें, और स्वयं अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें भी वो वोट बैंक उनको नहीं मिल पाया जो एक मिलना चाहिए था। कहीं न कहीं बसपा अपनी नई रणनीतियों के साथ में जिस तरीके से नए नए दांव खेल रही है, नए नए अपने वोट बैंक को जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन उन सब में विफल साबित हो रही है। शायद यही वजह है कि कल जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी उपचुनाव में पार्टी भाग नहीं लेगी जब तक जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो जाता है। तो तमाम तरीके की चीजें हैं जो पार्टी के अंदर चल रही हैं, जिसकी वजह से लगातार उनका वोट बैंक जो है खिसकता नजर आ रहा है। और बसपा, अगर हम बसपा पार्टी की बात करें तो वो उस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते नजर ही नहीं आती। जब चुनाव के टाइम पार्टी थोड़ी बहुत एक्टिव हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से साल भर जो मुद्दे चलते हैं उन पर बसपा कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर पूरी तरीके से नजर नहीं आती।
संदीप जी। देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब जो पार्टियां हैं वो जमीन स्तर पर उतर करके जो संघर्ष करती थी, एक समय हुआ करता था, वो नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर जो है एक दूसरे पर क्या ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते बसपा के खास तौर पर बसपा के जो लोग हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल कई चीजें हैं इसमें। जहां अभी तक देखा गया कि 2007 में जब बहुजन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं एक नारा दिया जाता है, वो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी कही जाती है। फिर उसके बाद से अगर हम बात करते हैं 2012 के चुनाव में वो संघर्ष करती हुई नजर आई बसपा सुप्रीमो मायावती। दूसरी महत्वपूर्ण बात 2017 के चुनाव हुए तो वहां पर भी संघर्ष को देखने को मिला है जब भाजपा की सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है उससे दूर होती नजर आ रही है। अब विपक्ष की भूमिका की अगर हम चर्चा करते हैं तो जहां समाजवादी पार्टी एक तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, दूसरी अगर बात करते हैं तो 2000 जो चुनाव हुए हैं जहां पे गठबंधन हुआ, और इस बार के लोकसभा चुनाव में तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया था कि इस बार जो है किसी प्रकार से किसी भी पार्टी के साथ में कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो वो नतीजे भी सामने निकल के देखने को मिले हैं कि जिस तरीके से, तो ये एक बड़ा संघर्ष होगा बीएसपी के लिए जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि आगामी अगर हम बात करते हैं 27 के चुनाव नजदीक हैं और ये भी माना जा रहा है कि उपचुनाव से बसपा सुप्रीमो जो किनारा काट रही है। लेकिन अब उपचुनाव मात्र एक सीट तो उत्तर प्रदेश में होने, वो भी अयोध्या की सीट एक ऐसी सीट है जहां पर कोर्ट में मामला फंसा हुआ, जहां पे एक चुनाव होना है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बसपा ने अगर अपने आप को जो पीछे किया है कि मैं किसी भी उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो कोई बड़ी बात नहीं। 27 के चुनाव को लेकर के हालांकि अगर तैयारी अभी से नहीं शुरू होगी तो आने वाला समय बसपा के लिए एक बड़ा दुखदायी होगा। बिल्कुल संदीप जी, एक सवाल आपसे जरूर लेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद विपक्ष का कॉन्फिडेंस एकदम हाई था, लेकिन अब उपचुनावों के जो नतीजे आए हैं क्या विपक्ष का कॉन्फिडेंस लो हुआ है इन नतीजों को देखते हुए? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से इस बार के चुनाव की हम अगर चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संघर्ष देखने को मिला था, जहां पर समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीधी लड़ाई देखने को मिल रही थी। बीएसपी के आने से जरूर त्रिकोणीय सीरीज बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब चीजों से जो है दरकिनार होती हुई नजर आई। आप देखिए कि इस बार का जो वोट बैंक रहा कैसे खिसकता हुआ नजर आया है। बसपा के पास जो अपने कैंडिडेट थे वो बिल्कुल कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। उसके साथ साथ दूसरी एक पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है जो कि रावण की पार्टी है, वो लगातार उभर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दलित वोट बैंक किधर जाता है ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर विपक्ष का जो मनोबल है वो घटा जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजों की उम्मीद थी वो नतीजे उनके सामने नहीं निकल के आए हैं। बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष ने बसपा को भाजपा की बी टीम बताया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का 10 वर्षों में चुनावों में बुरा हाल रहा। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां आज सुबह करीब 10:30 बजे बैठक होगी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संसद भवन में कांग्रेस के संसदीय ऑफिस में ये बैठक होगी। कांग्रेस के लोकसभा सांसद करीब 10:30 बजे बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संसद भवन में कांग्रेस के संसदीय ऑफिस में ये बैठक होगी। कांग्रेस के लोकसभा सांसद ये बैठक करेंगे और समय आपको बता दें करीब 10:30 बजे का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां संसद सत्र के लिए तैयारी करेगी, रणनीति बनाएगी कांग्रेस। आपको बता दें कांग्रेस संसदीय दल की आज बैठक। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सुबह करीब 10:30 बजे ये बैठक होगी। और इस बैठक में संसद भवन में कांग्रेस के संसदीय ऑफिस में ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कांग्रेस के लोकसभा सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। और आपको समय बता दें करीब 10:30 बजे ये बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के लोकसभा सांसद
करीब 10:30 बजे ये बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है और उससे पहले कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास अखिलेश जी? शीतकालीन सत्र की शुरुआत 11 बजे होगी, लेकिन कांग्रेस ने उससे पहले से ही अपनी बैठक तय कर दी है। कांग्रेस की शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले 11 बजे आज संसद भवन में बैठक होगी। कांग्रेस के संसदीय कार्यालय संसद भवन में 11:30 बजे बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी। इसमें कांग्रेस के सभी लोकसभा के सांसद शामिल होंगे। लोकसभा के अंदर कांग्रेस सांसदों की रवैया क्या रहना चाहिए, कांग्रेस के सांसद शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार को घेरने के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जब कांग्रेस के संसदीय कार्यालय संसद भवन में जब आज बैठक 10:30 बजे होगी, उसमें अडानी को घेरने के लेकर सबसे बड़ा मुद्दा, प्रदूषणों को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा, इन मुद्दों को चिन्हित करके आज की रणनीति पर कांग्रेस अपनी चर्चा करेगी और जो रणनीति बनाएगी उसी रणनीति पर कांग्रेस के सांसद आज शीतकालीन सत्र के अंदर सदन में उसी तरह के अपने कार्य के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के तरफ से राज्यसभा के महासचिव को एक पत्र लिखा गया है, उसमें तत्काल अल्पकालिक प्रदूषण पर चर्चा कराने की मांग की गई। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के मलिक राव सांसद की तरफ से भी लोकसभा में एक पत्र लिखकर कहा गया है कि गौतम अडानी पर चर्चा होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर पत्र कांग्रेस के सांसदों की तरफ से संसद भवन के संसदीय कार्य मंत्री और उसके महासचिवों को लिखे गए हैं कि इसमें आज सदन में चर्चा होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस भी उन सभी चीजों को लेकर 10:30 बजे संसदीय कार्यालय में बैठक करके इन पर अपनी रणनीति तैयार करेगी, जिस पर वो आज शीतकालीन सत्र पर अपने बढ़ते हुए नजर भी आएंगे। बिल्कुल, और सरकार को किस तरीके से घेरना है, कांग्रेस पार्टी पूरी रणनीति के साथ आज विंटर सेशन में पहुंचेगी। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है और कई वो बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर आज कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाएगी इस बैठक में। और इसके बाद जब 11 बजे विंटर सेशन की शुरुआत होगी तो उसमें विपक्ष सत्ता पक्ष पर पूरी तरीके से भड़कता नजर आएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली प्रदूषण पर राज्यसभा चर्चा के लिए पत्र लिखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वायु प्रदूषण पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की। रंजीत रंजन ने राज्यसभा के लिए पत्र लिखा है। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। रंजीत रंजन ने राज्यसभा के लिए पत्र लिखा। कार्य संचालन नियम के 176 नियम के तहत ये पत्र लिखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई है। इस पत्र में ये बड़ी जानकारी, जहां राज्यसभा के महासचिव को पत्र लिखकर चर्चा की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने पत्र लिखा है और ये मांग की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली प्रदूषण पर राज्यसभा में चर्चा के लिए ये पत्र लिखा गया। वायु प्रदूषण पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई है। इस पत्र के जरिए ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां रंजीत रंजन ने राज्यसभा के लिए लिखा पत्र। आपको बता दें, आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का, और अब खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं। पीलीभीत से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 ट्रकों की टक्कर। बड़ी जानकारी आपको पीलीभीत से बता रहे हैं। ट्रक चालक की ट्रक में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई है। दूसरे ट्रक चालक की हालत बेहद खराब और ट्रकों के उड़े पर खच्चे। आपको बता दें, पीछे से घुसी बस में बैठे कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीलीभीत से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हादसे के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी लगा। ट्रक में दबे एक व्यक्ति को निकालने की मशक्कत लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां थाना गजरौला इलाके के खागसराय के पास ये हादसा हुआ। पीलीभीत से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 ट्रकों की टक्कर, पीछे से
घुसी बस। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ट्रक चालक की ट्रक में फंसकर दर्दनाक मौत हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता करण सिंह जुड़ गए हैं। करण, जिस तरीके से ये हादसे की जानकारी मिल रही है, फिलहाल कितने लोग घायल हैं और क्या जो अभी भी फंसे हैं उनको निकालने का काम जारी है? करण जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला पीलीभीत के NH 830 का है, जहां आज सुबह दो ट्रक आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मैं बता दूं, इस ट्रक की टक्कर में जो एक ट्रक का चालक था वो मौके पे ही उसकी मौत हो गई। बता दूं, दूसरा जो ट्रक चालक है उसकी हालत काफी गंभीर है। साथ ही जो बस पीछे आ रही थी ट्रक की, वो भी ट्रक से टकरा गई, जिसमें कुछ, हालांकि उसमें ज्यादा जनहानि नहीं हुई है। लगभग आधा दर्जन लोग मामूली घायल है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और जिस तरीके से जानकारी ये भी है कि इस हादसे के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम भी लगा है, तो क्या अभी भी जाम लगा हुआ है, खुलवा दिया गया है? और इस हादसे में एक लोगों की मौत हुई है या ये आंकड़ा अभी बढ़ा है? करण जी, अभी मैं बता दूं, अभी जानकारी के अनुसार अभी एक ही व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि जनहानि जो है अभी कुछ नहीं हुई है। आधा दर्जन लोग घायल हैं। बता दूं, मौके पर थाना गजरौला पुलिस और क्षेत्र की अन्य पुलिस पहुंच के उन्होंने जाम खुलवा दिया है। ठीक है करण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पीलीभीत से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां थाना गजरौला इलाके के पास ये हादसा हुआ। दो ट्रकों की टक्कर हुई, जिसमें पीछे से बस भी घुसी। आपको बता दें, ट्रक चालक की ट्रक में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई है। पीलीभीत से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको बांदा से बता रहे हैं। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीएम के निर्देश पर खनन पर कार्रवाई। जांच टीम ने अवैध खनन व परिवहन पर कार्रवाई की है। ये बड़ी जानकारी आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां कार्रवाई से दहशत में बालू खनन माफिया। और साथ ही आपको बता दें, जुर्माना भी लगाया गया है। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रज्ञा विजन बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया गया। और साथ ही कई पैलानी स्थित मड़ौली खदान पर भी जुर्माना लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बांदा से डीएम के निर्देश पर कार्रवाई से दहशत में माफिया। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बांदा में जोरों पर चल रहा था अवैध खनन। कार्रवाई के नाम पर अब तक खाना पूर्ति की जा रही थी। ये बड़ी जानकारी आपको बांदा से बता रहे हैं। और अब डीएम के निर्देश के बाद ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और डीएम के निर्देश पर कार्रवाई से दहशत में माफिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भगत सिंह जुड़े हुए हैं। भगत, जिस तरीके से ये डीएम के निर्देश के बाद ये बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? भगत बता दूं कि लगातार चल रही खबरों का संज्ञान लेते हुए के न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से खनन की खबर उठाई थी, और उन्हीं खबरों पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए एक बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर पैलानी तहसील की जितनी भी खदानें हैं उन सभी पे कार्रवाई की गई है। और सभी में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 खदानों में अधिकारी गए और चारों में अवैध खनन पाया गया है, और लाखों के रुपए कम से कम उसमें वो लगाए गए हैं, जुर्माना लगाया गया है। चाहे वो पैलानी की खदान रही हो, चाहे वो बेंदा खाकर रही हो, चाहे वो बांदा की खदान रही हो, सभी खदानों पर एक बड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी के स्तर पर की गई है। लेकिन अभी तो ये कार्रवाई है, ये पूर्ण रूप से नहीं है। इनके जो अधिकारी हैं, जो खनिज अधिकारी हैं या जो और मातहत अधिकारी हैं, ये पूरी तरीके से ईमानदारी से इस पर कार्रवाई नहीं करते। हालांकि जिलाधिकारी इस पर बड़े सख्त है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार किसी भी तरह के अवैध खनन, अवैध परिवहन, इस पर भी पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए तैयार है। लेकिन जो ये निचले तबके के अधिकारी हैं, ये ले दे करके मामले को सुलझा लेते हैं। चाहे वो बरियारी खदान हो, चाहे वो और भी अन्य खदानें हो, उन खदानों पर कार्रवाई नहीं हुई है। अभी उन पर भी कार्रवाई होना शेष है। लेकिन जिस तरीके से ये अभी महज
57 लाख रुपए या 9 लाख रुपए या 13 लाख रुपए का जुर्माना अलग अलग खदानों में हुआ है, ये अभी पर्याप्त नहीं है। अगर इनकी गहनता से जांच की जाए तो करोड़ों रुपए में सरकार को राजस्व के रूप में मिल सकते हैं। हालांकि जिलाधिकारी के निर्देश पर जो ये कार्रवाई हुई है उससे खनिज माफियाओं में एक दहशत का माहौल है और ये लग रहा है कि आगे आने वाले समय में अगर जिलाधिकारी इसी तरह सख्त रहे तो एक बड़ी कार्रवाई बिल्कुल खनन माफियाओं पर लगाम जरूर लगती नजर आएगी। भगत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीएम के निर्देश के बाद ये बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है और इसी कार्रवाई के चलते खनन माफियाओं में दहशत का माहौल है। ये बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीएम के निर्देश के बाद ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। खनन माफियाओं में दहशत का माहौल है। खबरों में आगे बढ़े और अब बात कर रहे हैं वाराणसी की। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा। ये बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी। आपको बता दें, डोमरी में आयोजित शिव महापुराण कथा में शामिल होंगे सीएम योगी और सुबह करीब 11:15 पर गोरखपुर से रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी और इसी के साथ डोमरी में आयोजित शिव महापुराण कथा में भी शामिल होंगे सीएम योगी। आपको बता दें, सुबह करीब 11:15 पर गोरखपुर से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 घंटे वाराणसी में सीएम योगी के रहने का कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे सीएम योगी, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही डोमरी में आयोजित शिव महापुराण कथा में भी शामिल होंगे सीएम योगी, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां आज वाराणसी के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे और इसी के साथ डोमरी में आयोजित शिव महापुराण कथा में भी शामिल होंगे सीएम योगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां सुबह करीब 11:15 पर गोरखपुर से रवाना होंगे सीएम योगी और 4 घंटे वाराणसी में सीएम योगी के रहने का कार्यक्रम है, ये बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे हैं। जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा। रुक करते हैं अगली खबर का और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी सांसद ने महासचिव को लिखा पत्र, ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्र लिखा है। आपको बता दें, गौतम अडानी पर चर्चा कराने की मांग की है इस पत्र में, ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जहां सभी कार्य स्थगित कर गौतम अडानी पर चर्चा हो, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये मांग की है पत्र लिखकर, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आप सांसद ने महासचिव को पत्र लिखा है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्र लिखा और इस पत्र में ये मांग की है कि गौतम अडानी पर चर्चा कराने की मांग इस पत्र के जरिए की गई है। आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हो रही है। 11 बजे से ये विंटर सेशन शुरू होगा और उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आप सांसद ने महासचिव को पत्र लिखा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्र लिखा और इस पत्र में ये मांग की है कि गौतम अडानी पर चर्चा जरूर की जाए, ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्य स्थगित कर गौतम अडानी पर चर्चा हो, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां आप सांसद ने महासचिव को लिखा पत्र। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महासचिव को पत्र लिखकर ये मांग की है कि गौतम अडानी पर चर्चा हो, सभी कार्य स्थगित कर गौतम अडानी पर चर्चा हो, ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जहां आप सांसद ने महासचिव को लिखा पत्र।
राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है सरकार को घेरने के लिए, और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि संजय सिंह ने भी पत्र लिखकर ये मांग की है कि गौतम अडानी पर चर्चा हो। अखिलेश जी, संसद के शीतकालीन 11 बजे की शुरुआत आज होने से पहले ही संसद के हंगामेदार रहने के आसार दिखने लगे। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी राज्यसभा के महासचिव को एक पत्र लिखा है और बाकायदा उन्होंने राज्यसभा की संसदीय प्रक्रिया के नियम 267 के तहत मांग की है कि राज्यसभा में सभी कार्यों को तत्काल स्थगित किया जाए और उसके साथ ही साथ गौतम अडानी पर जो अमेरिकी एजेंसियों के द्वारा जांच की गई है, वहां जो उन पर कार्रवाई की जा रही है, उसका असर भारत पर पड़ रहा है। भारत की छवि खराब हो रही, इसलिए इसकी पर तत्काल राज्यसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए। सभी सांसदों को इस पर अपनी राय रखने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसलिए आज ये संसद के राज्यसभा में जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी तो सबसे पहले सदन में अडानी पर चर्चा की मांग विपक्षी सांसद आम आदमी पार्टियों की तरफ से की जाएगी और अब देखना होगा क्या संजय सिंह के तरफ से राज्यसभा के महासचिव को अडानी पर चर्चा कराने के लिए लिखे गए पत्र का संज्ञान लिया जाएगा और सभी कार्य आज राज्यसभा के स्थगित करके गौतम अडानी पर चर्चा कराई जाएगी। ये देखने वाला होगा। अगर चर्चा नहीं होती है तो राज्यसभा के सदन में हंगामा भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के सांसद पत्र लिखकर मांग कर रहे हैं, उससे ये बात साफ है कि संसद का शीतकालीन सत्र बेहद हंगामेदार होगा। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महासचिव को पत्र लिखकर गौतम अडानी पर चर्चा हो ये मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य स्थगित कर गौतम अडानी पर हो चर्चा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां एलडीए की सिंगल विंडो सुविधा अगले माह से शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोगों को अपनी समस्याओं से भटकने के लिए निजात मिलेगी, सभी समस्याओं का निदान होगा एक ही जगह पर। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एलडीए मुख्यालय पर सिंगल विंडो सिस्टम काउंटर तैयार हो रहे हैं। एलडीए की सिंगल विंडो सुविधा अगले माह से शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए की सिंगल विंडो सुविधा अगले महीने से शुरू होगी। आपको बता दें, अब लोगों को अपनी समस्याओं से भटकने के लिए निजात मिलेगी, सभी समस्याओं का एक ही जगह पर निदान होगा। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एलडीए मुख्यालय पर सिंगल विंडो सिस्टम काउंटर तैयार हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।